Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. तो हम शुरू करते हैं कल जहां हमने खत्म किया था। उसके आगे हम शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसकी शुरुआत ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कल हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद उससे कई सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे जो क्लासिकली सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो उन्हें फिर जो उस कॉन्सेप्ट के साथ जो मैक्स प्लैंक ने हाइपोथेसिस दी थी और उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व हो पा रहे थे। उसके अलावा इसके बाद जो है डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट आया। क्वांटम मैकेनिक्स आगे बढ़ी, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट आया और उसने कहा कि जो मटेरियल जो वेव नेचर ऑफ लाइट जो ड्यूअल नेचर होता है वो पार्टिकल में भी होता है। और फिर उसके बाद डी ब्रोगली ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था वेव नेचर का कि जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो भी ड्यूअल नेचर उनका भी होता है, उनका भी ड्यूअल नेचर होता है। फिर उसके बाद डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल होगा उसके साथ वेव नेचर एसोसिएटेड होगा, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी और वो इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी होगा। ये पढ़ा था। उसके बाद डी ब्रोगली ने जब इसको सॉल्व किया था तो उसका कुछ डिस्क्रिपेंसी आई थी, कल का रिलेशन हमने देखा था। फिर इसको आगे हाइपोथेसिस आगे जो है श्रोडिंगर ने दिया था कि वेव जो वेव जो एसोसिएटेड पार्टिकल के साथ होता है वो एक्चुअली में एक वेव पैकेट के रूप में होता है जिसमें कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ वेव्स होते हैं। और लेकिन फिर ये बात भी यहाँ पर भी ये होगा कि आफ्टर सम टाइम वेव डिसिपेट हो जाती है। तो फिर जो वेव डिसिपेट हो गई तो फिर उसके बाद वेव नेचर कहाँ से वेव के साथ तो वेव डिसिपेट हो गया। तो इसके बाद फिर श्रोडिंगर ने एक और पोस्टुलेट किया कि उसके साथ एक गाइडिंग वेव भी होगी, वो हमेशा मूवमेंट मोशन में होनी चाहिए। श्रोडिंगर ने आगे इसको और मॉडिफाई किया। आज हम वही इसके आगे बढ़ेंगे। अ, ये आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम उसको देखेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली आप देखेंगे कि शुरुआत तो यहाँ पे हम एक सिंपल केस के लिए हम करते हैं कि कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, मूविंग मटेरियल जिसमें कि सपोज स्टेशनरी वेव जो मूव करता है, तो उसके साथ वेव नेचर एसोसिएट होता है। और एक इक्वेशन जो हमारी बनती है श्रोडिंगर ने जो अपनी एक इक्वेशन की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखेंगे आगे श्रोडिंगर के ऊपर ही श्रोडिंगर उसके बाद हमारी अलग अलग कंडीशन उसमें हमारी लगती हैं। तो श्रोडिंगर के ऊपर ही जैसे फिर उसके बाद हम उसकी वो देखते हैं एप्लीकेशंस देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के अलग अलग कंडीशन के हिसाब से एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं, रोटेटर्स पढ़ते हैं। तो ये सारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इवन यहाँ तक कि हम जब क्वांटम मैकेनिक्स के लास्ट में जब परटर्बेशन थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वेव इक्वेशन ही हम बनाते हैं, वहाँ पे वेव इक्वेशन ही हम बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन हमें पढ़ना है तो वही इसके लिए कि सपोज कंसीडर ए सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव्स, consider a system of stationary waves having
associated with the particles. Stationary waves, consider a system of stationary wave associated with the particle. पार्टिकल के साथ इस सिस्टम में पार्टिकल के साथ स्टेशनरी वेव है, ठीक है। और लेट साई आर बिलो है तो then the differential equation of wave motion. Wave motion is in the Maxwell's wave equations can be written as differential wave in accordance with Maxwell's wave equation. और then the solution that the solution of this variable is psi stationary तो ठीक है अगर इसको minus omega square minus 2,000 minus 2,000 क्या है और then यहाँ से कितना हो जाएगा
और फेस तो ठीक है, अच्छा अभी का क्या, ये आपने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेशनरी वेव है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन में सिंपल ही इसको सॉल्व किया। अभी जो वेव इक्वेशन है हमारी, अभी ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स जो आ रही है हमारी, इसमें अभी वेव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं था। ये जो इक्वेशन आई है अभी इसमें वेव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। वेव का कॉन्सेप्ट जब ये ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, और अब इसमें सारी इसमें वो भी रहेगा ना, ठीक है। क्या तो ये सही है। तो और मैं ठीक है। सपोज ठीक है, तो सपोज ई अभी पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके साथ वेव नेचर एसोसिएटेड है। तो जो वेव इक्वेशन आई हमारी, ये हमारी वेव इक्वेशन आई, ठीक है। वेव ये ये हमारी इक्वेशन, ठीक है। मान लो पार्टिकल का जो लोकल एनर्जी है वो ई, और उसका पोटेंशियल जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है, तो ई एंड वी आर द
एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स जैसे काइनेटिक एनर्जी C1 बाई माइनस तो m v का कितना है 3 माइनस 3 और m is 7 है e माइनस ठीक है तो से इस रिश्ते को लिखा है यहाँ पे क्या स्टाइल अब इसके 2 है e माइनस और ये क्या ठीक है ये आ गया तो ये हमारी क्या आ गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई है टाइम इंडिपेंडेंट क्योंकि इसमें टाइम का कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है तो ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई ठीक है ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई है तो इसमें इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट को कह रहे हैं इसको हम इसको टाइम इंडिपेंडेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे टाइम का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है टाइम का कोई फैक्टर नहीं आ रहा तो ये क्या हो गया टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ठीक है तो ये हमारी इक्वेशन आ गई तो अगर आप पिछले प्रश्न लिखना है तो इसको स्क्रीन पे जगह एक्स वाई टू पाई हम कैरी कर लेंगे इसको ये वैसे नेक्स्ट हम चाहते हैं इसी विषय को डेरिवेशन फॉर्मूला लिख सकते हैं मोस्टली तो सोचा ये पाई स्क्वायर एम ई माइनस ठीक है तो ये हमारी टाइम है क्योंकि इसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं है तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ठीक है और सोल्यूशन वेव इक्वेशन अगर हम निकालनी होगी सोल्यूशन वेव इक्वेशन अगर निकालनी होगी फ्री पार्टिकल के लिए फ्री पार्टिकल का मतलब ये है कि उसका पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा q होगा तो वो सोल्यूशन वेव इक्वेशन आती है इसके लिए फ्री पार्टिकल और फ्री पार्टिकल का v जीरो होता है v जीरो आएगा तो हमारा इक्वेशन क्या आएगी प्लस 2m x स्क्वायर क्योंकि v जीरो है तो एक है ठीक है और यदि हमें निकालना टाइम डिपेंडेंट सोल्यूशन वेव इक्वेशन अगर हमें निकालना है तो टाइम डिपेंडेंट का मतलब कि इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि इसमें टाइम का फिट किया तो फिर वो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी टाइम डिपेंडेंट सोल्यूशन वेव इक्वेशन तो वो कैसे बनाएंगे हम जैसे हमारी सोल्यूशन हम ये जो इसका सॉल्यूशन ये है सॉल्यूशन
So ये वाला लैम्डा साइन टू पाई ओमेगा टू पाई ई एक्स या ओमेगा पाई यू ठीक है टू पाई न्यू ठीक है या ठीक है तो माइनस पाई या इस वाली इक्वल टू एच ओवर टू पाई एन माइनस थीटा और वो लोग हमारी टाइमिंग टाइमिंग इंश्योरेंस वेव एक्स्ट्रा है माइनस एट ए पाई वन सॉरी ये टाइम इंडिपेंडेंट की तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको देखिए कि पूरा तीस यहाँ पे रखते हैं तीस क्या करते हैं बाई सही रहेगी ठीक है माइनस ठीक है Actually, what by each one is wrong. I want to pass. Minus ठीक है सिंपलीफाई कर देखो
minus plus square plus minus b side, ठीक है। इसको और सिंपलीफाई करिए तो क्या हो जाएगा माइनस ठीक है। माइनस माइनस बी साइड और इसको और बी साइड इक्वल टू एलडी और शायद माइनस प्लस तो ये इसका तो टाइम क्या इस इक्वेशन को हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट सोल्यूशन वेरिएशन, ठीक है। अब इस एक की इसको एक मैथमेटिकल सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे ठीक है। तो ये इसका ठीक है। तो ये इक्वेशन है ये डिपेंडेंट सोल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। ये क्यों ये वाली इक्वेशन वाली है वो वाली इक्वेशन z स्क्वायर sin z स्क्वायर sin प्लस 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर e माइनस b sin इक्वेशन हमारी टाइम इंडिपेंडेंट वो टाइम इंडिपेंडेंट है एक दूसरे डायमेंशन वो टाइम इंडिपेंडेंट है। अगर तुम्हें सोल्यूशन पे इक्वेशन बनानी है तो हमने बेसिकली चीज तो वही है लेकिन हमने कोशिश करी कि उसको टाइम किस तरीके से पॉसिबल है वो हमने कोशिश की। ये इक्वेशन बनी है सही वाली है तो ये हमने इक्वेशन आ गई कहीं किस तरह का ये इक्वेशन है टाइम डिफरेंस। तो तीन तरह के इक्वेशन सोल्यूशन पे इक्वेशन तीन तरह के आ गए। सही टाइम डिफरेंस में एक फ्री पार्टिकल भी जब बनेगा 0 होता है और टाइम डिफरेंस टाइम के ई का प्रश्न तो टाइम डिफरेंस फ्री पार्टिकल के लिए हम इससे करना है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेजी फास्ट किया ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये इससे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज श्योर टाइम डिपेंडेंट सोल्यूशन इक्वेशन एंड सोल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। ये ठीक है ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। फिर ये ये समझ में आ रहा होगा हमारी वेव इक्वेशन से हमने मैक्सवेल वेव इक्वेशन से लिया है दैट इज द साइड
ये वाला सॉल्यूशन था साई जीरो क्या था एम्पलीट्यूड वेव स्टेशन, ठीक है। जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वेव का डिस्प्लेसमेंट ठीक है, स्पेक्ट्रम तो सही है वो वगैरह है उसमें तीन लोग कॉन्सेप्ट है और वो फिर मुझे क्लियर नहीं ये इक्वेशन हमारी बेसिक इक्वेशन इस पार्टिकल वेव मूव कर रहा है तो जब वेव एसोसिएटेड है तो उनका स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है उससे हमें ये ठीक है। तो ये पढ़ा हमने बच्चों वेव इक्वेशन जो गाइडिंग वेव था, गाइडिंग वेव जो वेव हमारी बन रही थी जो वेव पैकेट के रूप में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो उसके एक वेव नेचर एसोसिएटेड है और जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो वेव पैकेट के रूप में मूव करता है और वेव पैकेट में नंबर ऑफ वेव्स होते हैं, नंबर ऑफ वेव्स हमारे होते हैं और लेकिन इतना ही काफी नहीं है क्योंकि वेव पैकेट सून वे डिसिपेट हो जाता है तो इसमें गाइडिंग वेव भी जरूरी है। ये पोस्टुलेट श्रोडिंगर ने दिया था और उसके हिसाब से हमने ये तीनों इक्वेशंस निकाली, टाइम इंडिपेंडेंट और फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने निकाली। लेकिन ठीक है ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है ये तो हमने निकाल लिया, वेव इक्वेशन तो हमने निकाल लिया तो ठीक है ये तो मैथमेटिक्स हो गई, ये हमने सॉल्व कर लिया, श्रोडिंगर ने सॉल्व कर लिया, श्रोडिंगर ने ये सॉल्व कर लिया, ये तो ठीक हो गया यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे फिर समस्या खड़ी हो गई है एक, यहाँ पे समस्या फिर खड़ी हो गई। समस्या खड़ी ये हुई कि ठीक है ये हमने सॉल्व कर दिया है, वेव इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया है, ये सही है। मैं थोड़ा हाथ धो के आ जाऊँ बेटा चौक से। हाँ बच्चों तो यहाँ पे फिर एक समस्या खड़ी हो गई है यहाँ पे कि ठीक है हमने निकाला, हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, इक्वेशन तो हमने सॉल्व कर दी लेकिन समस्या यहाँ पर ये खड़ी हुई
इक्वेशन तो ठीक है, मैथमेटिक्स तो ठीक है, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बगैर श्रोडिंगर वेव हमने सॉल्यूशन भी निकाल दिया और सही भी निकाल दिया, लेकिन इसका फिजिक्स भी तो कहीं होनी चाहिए। इसकी फिजिक्स क्या है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, वो समझना जरूरी है। तो क्या हुआ, इट वुड बी नाउ इंटरेस्टिंग टू इंटरप्रेट द वेव फंक्शन साइन appearing in Schrodinger's equation। श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने निकाली, तो उसमें जो वेव फंक्शन साई था, उसका फिजिकल मीनिंग का इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी था in terms of observable properties of the systems। In the beginning, it was considered that wave function psi is merely an auxiliary mathematical quantity employed to facilitate computations relative to experimental results। शुरू में ये समझा गया कि जो वेव फंक्शन है ये एक मैथमेटिकल टूल है कंप्यूटेशंस को सॉल्व करने के लिए। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमारे आएंगे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो भी हमें मिलेंगे, तो जो वेव फंक्शन सही है ये एक मैथमेटिकल टूल है उसकी कंप्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए। एंड दिस इज ट्रू टू सर्टेन एक्सटेंट इन सर्टेन केसेस। तो ये बात सही भी थी, जैसे कि इन कैलकुलेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ वेव स्कैटर्ड बाय ए क्रिस्टल इन द डायरेक्शन ऑफ द डिटेक्टर। जैसे वेव्स इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, इंटेंसिटी कैलकुलेट, कौन सी इंटेंसिटी, वो जो वेव क्रिस्टल में कोई वेव्स पड़ रही है उससे जो स्कैटर्ड होकर निकल रही है वेव, तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिटेक्टर। तो वेव फंक्शन जो है, ये वेव फंक्शन जो वेव्स हैं पार्टिकल के साथ जो वेव नेचर एसोसिएटेड हैं, तो ये समझा गया कि ये एक मैथमेटिकल टूल है जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटेशंस को सॉल्व करने के लिए काम में आता है। और ये बात कुछ एक्सपेरिमेंट में सही भी थी, ठीक है, बट इट डज नॉट सीम रीजनेबल टू इंट्रोड्यूस ए आइसोलेट मैथमेटिकल फंक्शन विदाउट इंक्वायरिंग इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिर बात वहीं पर आ रही है कि मैथमेटिक्स तो ठीक है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी फिजिक्स क्या है, ठीक है। श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन निकाली और श्रोडिंगर ने खुद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाने की कोशिश करी। वो उसने क्या करी, श्रोडिंगर हिमसेल्फ अटेम्प्टेड द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साइज इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। श्रोडिंगर इक्वेशन ने वेव फंक्शन को चार्ज डेंसिटी के रूप में समझाने की कोशिश करी। मतलब श्रोडिंगर ने खुद अपनी इक्वेशन निकाली और खुद उसे भी नहीं मालूम था कि निकल तो गया है, लेकिन इसका फिजिक्स कहाँ पे है इसकी, तो उसने खुद अपना इंटरप्रिटेशन किया। तो उसने ये कहा कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साइज इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब कैसे कि एज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स exhibit diffraction phenomena like X-ray, beam of electron है, diffraction phenomena हो रहे हैं, and one might use the optical analogy to arrive at the physical significance of psi। उसने ये कहा कि in any electromagnetic wave system, in any electromagnetic wave system, if capital A is the amplitude of the wave, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में। Good evening, sir. गुड इवनिंग दीक्षा। Sir, actually your voice is not clear since that time the class has started and the blackboard is not visible also, so whatever you have written on the blackboard, it was so unclear. Sir, same problem, sir. बेटे शुरू में क्यों नहीं बताया मुझे? Sir, I was trying to say, but you were on the blackboard, so it was very difficult to you to listen whatever I'm saying. मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? No, sir. In the entire class, I was not able to listen whatever you are saying. तो फिर क्या आप लोग से क्या आप लोगों को बोलना चाहिए बच्चों? मैं कोशिश करता हूँ। Sir, maybe you are in a closed room, so there is a. सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? आप मुझे सुन पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Right. सब क्लियर हो रहा है? यस सर। ओहो, तो मैं Yes, इतनी देर से बोले जा रहा हूँ और आप लोग मुझे बता भी नहीं रहे हो। अभी तक मैंने क्या बोला कि आपको समझ में नहीं आया?
Sir, some part of the equation which you were specifying was clear, but most of the part was not clear. So what we do now, again, repeat the lecture. Sir, it is preferable to study with the PDF files because it is very difficult to see on the blackboard that you are written because it is Beta, so beta, far. one thing which I want to clear that uh, PDF file takes a time to prepare the PDF files because in quantum mechanics we have lot of symbols and it is just double hard work for me. First, I just written on on the computer, and there are a lot of symbols. It is very difficult. First, I prepare PDF files, and okay, once PDF file is prepared, then okay. But it's very tough because it takes time. It takes time to prepare the PDF file. Next, okay, in the next sessions, I will try to teach in PDF file, but right now it takes time to prepare the PDF file because in quantum mechanics there are a lot of symbols and पढ़ाना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुझे इसको सिंबल्स के साथ उसमें लिखना पड़ेगा मुझे और वो उसमें टाइम लगेगा या ये हो सकता है कि मैं इसमें ऐसा कर सकते हैं कि मैं कॉपी में लिखूं और फिर मैं आपके स्क्रीन में उनको स्क्रीनशॉट लेकर के आपके स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करूं, ये हो सकता है। Yes, sir, it is also a good idea. Yes, sir. You have to first make it PDF, then you can share the screen so that PDF will be visible to us. Okay. Okay, I will try next class. ठीक है? Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव। अभी मैं कह रहा था, आप लोगों ने कितना सुना या नहीं सुना मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आप लोगों हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव मैं थोड़ा सा एक बार आपने सुना या नहीं सुना, मैं थोड़ा सा एक बार और फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस एक्चुअली में हमने जो शुरुआत की थी क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स में मतलब कि जैसे डी ब्रोगली ने कहा था कि जो भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल होते हैं उनमें वेव नेचर एसोसिएटेड होती है और वेव नेचर एसोसिएट होती है। और फिर उन्होंने एक अपना फॉर्मूला निकाला था कल जो हमने पढ़ा था, जो वेव डी ब्रोगली वेव वेलोसिटी जो निकाली थी u इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर v, तो विच इज वेरी कंट्राडिक्टरी टू द because in nature speed of light is the maximum light that can be attained by any particle, but according to this expression shows that the d Broglie wave velocity is greater than that the speed of the light, and it is unexpected results. Then after Schrodinger's resolve these problems, and he says that the way whenever the particle is moving, instead of wave, but a wave packet comprises on it, and this wave packet having a group of wave having different velocities. So the expressions एक्चुअली में सिंगल पार्टिकल की सिंगल वेव की जो वेलोसिटी होगी वो अगर हम एज ए होल उसको देखेंगे तो वो एक ग्रुप ऑफ वेव्स के रूप में मूव कर रही है। मतलब पार्टिकल पार्टिकल कहीं जहाँ जहाँ सबसे पहली बात तो इसमें ये है जो पॉइंट आउट करने वाली बात है कि वेव वहीं वहीं हमारी एसोसिएटेड होगी जहाँ जहाँ हमारा पार्टिकल होगा। पार्टिकल होने के साथ ही हमारी वेव है, अगर पार्टिकल नहीं है तो फिर वेव भी नहीं है, क्योंकि पार्टिकल के साथ ही वेव नेचर एसोसिएटेड है। तो क्योंकि वो और
जो श्रोडिंगर ने कहा था कि जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी जो वेव नेचर एसोसिएटेड है वो एक वेव पैकेट के रूप में मूव कर रहा है, वेव पैकेट के रूप में, और उस वेव पैकेट के अंदर जो है नंबर ऑफ वेव्स कंप्राइजेस हैं जो कि स्लाइटली डिफरेंट फेजेस एंड एम्पलीट्यूड्स हर एक के अलग अलग हैं, और वो एक वेव पैकेट जो हमारा बनता है वो वहीं तक बनता है जहां जहां तक वो डिफरेंट वेव वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, तो वहां तक हमें वो वेव पैकेट दिखाई देता है। और उसके बाहर की जो वेव्स होते हैं डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं तो वो वैनिश हो जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। कल का हमने पढ़ा था और आज भी। देन लेकिन यहाँ पे फिर एक वो जो आ रही वेलोसिटी आ रही थी, तो वेलोसिटी हम जो पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से जो ज्यादा आ रही थी, एक्चुअली में वो रिजॉल्व ऐसे हुआ क्योंकि वो पैकेट के अंदर है। अगर पार्टिकल पीछे है तो वेलोसिटी आगे है, लेकिन वो है एक पैकेट के अंदर है, तो एक्चुअली में वो इक्वल है, उसके ग्रुप वेलोसिटी के बराबर है जी, जो उसका पैकेट जो बना हुआ है हमारा, क्योंकि जो सिंगल नंबर ऑफ वेव्स उसके अंदर है, ठीक है, और हर एक की अलग अलग वेलोसिटी है, तो पर्टिकुलर किसी एक वेव की वेलोसिटी वो एक ग्रुप वेलोसिटी के बराबर है। लेकिन क्या है, पार्टिकल पीछे और वेव आगे है, पार्टिकल पीछे और वेव आगे है, बट एक्चुअली में वो वेव पैकेट में वो साथ में चल रहे हैं। तो वो उस प्रॉब्लम को, वो जो डी ब्रोगली वेव वेलोसिटी जो आ रही थी उसको रिजॉल्व किया श्रोडिंगर ने, हमने कल पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर फिर एक समस्या ये आ गई कि वेव पैकेट जो है वो वेव पैकेट कुछ टाइम के बाद डिसिपेट हो जाता है। उसके लिए हमारे पास वेव पैकेट, इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि कल मैंने आपको बताया था कि जैसे हम किसी पानी में जैसे हम कोई पत्थर या कुछ चीज फेंकते हैं तो क्या रिंग्स के रूप में जो है आप देखेंगे कि फैलता है, और फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट वैनिशेस, फिर दूसरी वो वेव निकलती है और आफ्टर सम टाइम इट वैनिशेस, फिर आते और फिर फाइनली वो वैनिश हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वेव कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर खत्म हो गया, फिर यहाँ पे देन आफ्टर द वेव कॉन्सेप्ट इज वैनिशेस, यहाँ पर देन अगेन श्रोडिंगर इंट्रोड्यूसेस ए पोस्टुलेट, फिर श्रोडिंगर ने यहाँ पर एक पोस्टुलेट या कि जो वेव पैकेट है उसके साथ एक गाइडिंग वेव भी होनी चाहिए, उसके साथ एक गाइडिंग वेव भी होनी चाहिए। ये उसने एक पोस्टुलेट दिया। और फिर आज हमने देखा कि कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल है उसको हमने स्टेशनरी वेव्स के हिसाब से हम उसको सॉल्व किया। स्टेशनरी वेव्स के वेव इक्वेशन किस तरह, जो मैक्सवेल्स की वेव इक्वेशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल वेव इक्वेशंस, जो हमने पढ़ा था। आपको पता ही है, ग्रेड स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 ओवर यू वेयर यू इज इक्वल टू द वेव वेलोसिटी, जो हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद सारा एक्सप्रेशन आपने देखा, हमने उसी को सॉल्व करते हुए उसी जो मैक्सवेल की वेव इक्वेशन है उसी को हमने सॉल्व किया, और उसमें हमने वेव नेचर इंट्रोड्यूस किया जहां पे हमें जरूरत पड़ी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, हम जानते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, और हमने उसमें वेव नेचर वाला जो कॉन्सेप्ट था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, जब तक हमने वेव नेचर एसोसिएट, क्योंकि इक्वेशंस जो वो तो मैक्सवेल इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशंस वो वेव इक्वेशंस तब बनी जब हमने उसमें वेव नेचर एसोसिएट किया। वेव नेचर मतलब जहां पर हमने लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एल पी हमने इंट्रोड्यूस किया, वहां से वो वेव इक्वेशंस बन गई, डी ब्रोगली की वेव इक्वेशंस वहां पर वो बन गई। और फिर हमारे पास एक इक्वेशन आई जिसे हमने कहा कि एक तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और अगर फ्री पार्टिकल के लिए निकालना चाहें तो जो फ्री पार्टिकल के जो पोटेंशियल होगा उसका वो जीरो होगा। फ्री पार्टिकल के लिए v जो है पार्टिकल के लिए वेव, फ्री पार्टिकल के लिए जो वेव इक्वेशन है उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो वो वेव इक्वेशन हमने निकाली, और देन आफ्टर हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली। तो हमने कुछ नहीं किया उसमें, हमने कुछ ऐसी कोशिश करी कि उसमें टाइम का फैक्टर आ जाए, जिसमें टाइम का फैक्टर जिस इक्वेशन में टाइम का फैक्टर नहीं आया है
वो इक्वेशन हुई हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा, और टाइम डिपेंडेंट के लिए हमने निकाल के देखा अभी। तो हमने उसमें ये कोशिश करी कि उसमें हम टाइम का फैक्टर ले आए, तो टाइम का फैक्टर डेल साई बाई डेल टी हम लाए, ये बता दिया मैंने। तो इस तरह से हमारी ये 3 इक्वेशंस बन गई, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव। अब आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, पहले नहीं आ रही थी? पहले बिल्कुल नहीं आ सर रही जब थी? आप ब्लैक बोर्ड पे जा रहे हो ना तो उसमें दिख भी नहीं रहा, आवाज क्लियर भी नहीं आ रही। नहीं, अब तो मैंने ये लगा रखा ना, इससे भी आ रही है। जब पहले पहले की बात है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देन उसके बाद क्या है कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमारी निकल गई। ये तीनों श्रोडिंगर ने हमारी ये तीनों वेव इक्वेशंस हमारी निकली, टाइम टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट और फ्री पार्टिकल के लिए हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमारी आ गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब जो समझ यहाँ पर आकर के फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर जो है, ठीक है, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली, ठीक है, ओके है, लेकिन वेव सॉल्व तो हमने कर दिया, लेकिन इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? बिना फिजिक्स, जो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो वेव फंक्शन साई है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? उसकी फिजिक्स कहाँ होगी? उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। तो इस it would be now interesting to interpret the wave function psi appearing in Schrodinger's equation physically in terms of the observable property of the system. And in the beginning, it was considered that wave function psi is merely an auxiliary mathematical quantity to employ to facilitate computations relative to experimental results. शुरू में ये समझा गया कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो वेव फंक्शन साई आ रहा है, ये वेव फंक्शन जो है, ये एक कोई मैथमेटिकल टूल है जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हमारे आते हैं उनके कंप्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। शुरू में ये बात शुरू में ये समझा गया, और ये बात सही भी थी। दिस इज ट्रू टू सर्टेन एक्सटेंट in certain cases, like जैसे कि in calculating the intensity of wave scattered by the crystal in the direction of the detector, जैसे कि इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, जैसे कि वेव स्कैटर्ड हो रही है किसी क्रिस्टल से, अगर स्कैटर्ड हो रही है, but it does not seem reasonable to introduce an isolated mathematical function without inquiring its physical significance. सॉल्व हो रहा है वेव फंक्शन जो है, वो जो किसी क्रिस्टल से जो वेव्स स्कैटर्ड होकर निकल रही हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल टूल की तरह यूज हो रहा है। ये बात सही है कुछ, लेकिन फिर भी इसकी फिजिक्स तो जानना जरूरी है कि इसकी फिजिक्स कहाँ पे आएगी, फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका जरूरी है। ठीक है, फिर श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन निकाली, और फिर श्रोडिंगर ने ही इसका फिजिकल इंटरप्रेट करने की कोशिश करी वेव फंक्शन को। तो उसने क्या कहा श्रोडिंगर हिमसेल्फ अटेम्प्टेड द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन। उसने उसका फिजिकल उसने समझने की कोशिश करी चार्ज डेंसिटी के रूप में। उसने उसको चार्ज डेंसिटी के रूप में समझाया, वेव फंक्शन को चार्ज डेंसिटी के रूप में समझाया श्रोडिंगर ने। कैसे कि एज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट डिफ्रैक्शन फिनोमेना लाइक एक्स-रे, one might use the optical analogy to arrive at the physical significance of psi in any electromagnetic wave system। कोई भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिस्टम है, मान लो कोई भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिस्टम है, और उसका उस वेव का इफ कैपिटल A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव,
और उस वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिस्टम में मान लो कि ए एम्पलीट्यूड है वेव का, किसी वेव का एम्पलीट्यूड ए है, देन द एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो उसकी एनर्जी डेंसिटी होगी। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिस्टम में किसी वेव का एम्पलीट्यूड ए है तो देन द एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जो उसका एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो वेव्स स्कैटर्ड हो रही है, इंटेंसिटी किसी क्रिस्टल में वेव्स पड़ रही है, मतलब जैसे डिफ्रैक्शन है, एक्सरे बीम्स है, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिस्टम में अगर उसका एम्पलीट्यूड ए है तो जो उसकी चार्ज डेंसिटी होगी, एनर्जी डेंसिटी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, वो इक्वल होगा उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। ये श्रोडिंगर ने समझाने की कोशिश करी एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में। एनर्जी डेंसिटी के टर्म में उसने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका एम्पलीट्यूड ए है तो उसकी जो चार्ज एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, वो इक्वल होगा उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। ये श्रोडिंगर ने समझाया। मतलब सो दैट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या फोटोन डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कह लीजिए, फोटोन डेंसिटी कह लीजिए, इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगी, ये उसने कहा। ठीक है, एंड दिस मींस दैट द फोटोन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। एंड बाय एनालॉजी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट ये था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड ए है, तो जो उसकी एनर्जी डेंसिटी होगी वो इक्वल होगी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। ये जो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय एनालॉजी वेव फंक्शन के टर्म्स में जो उसने कहा, बाय एनालॉजी उसने कहा उसी हिसाब से जो उसने अपनी इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन का जो वेव फंक्शन था, उसी एनालॉजी में उसने कहा कि जो वेव फंक्शन है साई, वो क्या है? एम्पलीट्यूड है वेव का। Psi is the amplitude of the matter wave at any point in space, then the number of material particles per unit volume. तो number of materials, particle density कहेंगे हम इसको यहाँ पे। वहां पे तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में हमने क्या कहा? एनर्जी डेंसिटी कही। यहाँ पे इस केस में हम क्या करें? पार्टिकल डेंसिटी कह रहे हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, then the number of material particles per unit volume, that the particle density must be proportional to the psi square. psi क्या है? psi हमने पहले ही कह दिया। psi इस केस में ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो वेव फंक्शन है, उसने कहा कि साई अगर साई हमारा एम्पलीट्यूड है तो जो पार्टिकल डेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी साई स्क्वायर के, वेव फंक्शन के जो इक्वेशन उसने दिया। मतलब उसने ये अपना फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिया। ठीक है, एंड थस द स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साई, स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साई मतलब मॉड ऑफ साई भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम साई स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो एनर्जी दस the square of the absolute value is a measure of the particle density. उसने कहा, उसने क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन दिया श्रोडिंगर ने कि जो साई स्क्वायर है, ये एब्सोल्यूट साई स्क्वायर है, जो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो पार्टिकल डेंसिटी। ये कहा, ये पार्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके इसकी एनालॉजी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लिया उसने कॉन्सेप्ट, उसी के एनालॉजी में उसने ये कहा कि जो साई स्क्वायर है ये पार्टिकल डेंसिटी को मेजर कर रहा है। ठीक है, इफ Q is the electric charge on the particle, then the charge density will be equal to the product of the charge and the particle. Thus उसने कहा, श्रोडिंगर ने जो इसको फिजिकल इंटरप्रेट किया, उसके हिसाब से the quantity psi square is a measure of charge density as Schrodinger considered. और जो साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर क्या है? एम्पलीट्यूड कहा उसने उसको। और साई स्क्वायर को हम साई स्टार भी कह सकते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं, साई साई। यूजुअली साई स्टार साई इज रिटन इंस्टेड ऑफ साई मॉड स्क्वायर। जनरली मॉड वो भी हम लिखते हैं और साई स्टार साई भी लिखते हैं। ठीक है, और वेयर साई स्टार इज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। तो उसने कहा कि ये चार्ज डेंसिटी को मेजर करता है।
उसने श्रोडिंगर ने फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो दिया उसके हिसाब से फाई स्क्वायर जो है वो पार्टिकल डेंसिटी मेजर करता है। This interpretations was found to lead very satisfactory result. उसकी बात सही आई, satisfactory result है when the wave mechanics was applied to the directional distribution of photo electrons. उसकी बात सही है, लेकिन केवल वहां पे जहां पे अगर हम डायरेक्शनल फोटो इलेक्ट्रॉन्स के उसकी बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जहाँ पे बीम डाली, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, पार्टिकल एमिट हुए, तो दिस interpretation was found to lead very satisfactory result when the wave mechanics was applied to the directional distribution of photoelectrons and intensity distribution in Compton scattering, the stable state of Bohr's atom, the emission of spectral line, etc. इन सब चीजों के लिए उसकी बात सही निकली कि जो साई स्क्वायर है वो पार्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है उसके हिसाब से। बट द डिफिकल्टी अराइजेस, फिर यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो गई। But the difficulty arises when we wish to follow the flight of a single electron. यहाँ पे तो हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं या पार्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। जहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं बहुत सारे, तो वहां तक तो ये फिट बैठ रहा है। लेकिन जहां पर बात सिंगल पार्टिकल की आएगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, तो फिर वहां पे चार्ज डेंसिटी, वहां पे पार्टिकल डेंसिटी कहाँ से आएगी, पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कहाँ से आएगा वहां पे? फिर वहां पे मतलब ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वहां पे पार्टिकल डेंसिटी को मेजर कर रहा है, साई स्क्वायर मेजर ऑफ पार्टिकल डेंसिटी, वहां पे तो वो मेजर कर रहा है। लेकिन जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, जहाँ पे सिंगल पार्टिकल की बात आ गई, तो वहां पे तो पार्टिकल डेंसिटी होगी नहीं वहां पे पार्टिकल डेंसिटी, यहाँ पे फिर समस्या खड़ी हो गई। देन but the difficulty arises when we wish to follow the flight of a single electron or any material particles, and the wave packet associated with the material particle dissipates in of course of time. सिंगल, अगर हम सिंगल मटेरियल पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो जो वेव पैकेट है वो कुछ टाइम के बाद डिसिपेट हो जाएगा। फिर वो साई स्क्वायर मेजर कहाँ से, वो यहाँ पे तो फिट नहीं बैठ रहा उसका फॉर्मूला, चार्ज डेंसिटी वाला, पार्टिकल डेंसिटी वाला फॉर्मूला की जो साई स्क्वायर है वो पार्टिकल डेंसिटी मेजर है, तो फिट नहीं बैठ रहा है। So that it cannot represent for longer particle materials which maintains in its identity for लंबे टाइम तक वो पार्टिकल ही नहीं रहेगा, तो फिर वेव का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा वहाँ पे। फिर यहाँ पे समस्या खड़ी हो गई। Moreover, in such a case, it is natural to ask where the particle in relation to the wave packet. To remove the, यहाँ आप देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा है। To remove the above discrepancy, another physical interpretation of wave function, दूसरा वेव फंक्शन का एक अलग दूसरा फिजिकल इंटरप्रिटेशन आया यहाँ पे। वो क्या था? जनरली एक्सेप्टेड एट प्रेजेंट, हम आज की डेट में उसको मानते हैं, was suggested by Max Born in 1926 and then developed by, फिर उसको बाद में और लोगों ने एक्सटेंड किया, Bohr, Dirac, Heisenberg and others, and according to this, उसके हिसाब से जो मैक्स बॉर्न ने जो एजम्पशन दिया उसके हिसाब से साई स्टार साई और साई मॉड स्टार रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। उसने कहा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। साई स्क्वायर इज ए मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी जैसे कि नाम से क्लियर है, पार्टिकल हो भी सकता है और पार्टिकल नहीं भी हो सकता है। इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ, किसी भी स्पेस में डी टाउ मतलब एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्शन होंगे। साई स्टार साई या साई मॉड स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है?
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मेजर करता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द रीजन ऑफ स्पेस। पार्टिकल वहां पे है या पार्टिकल वहां पे नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मेजर करता है। मतलब कहने का मतलब ये फिजिकल मतलब वो जो ये जो श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन निकाली थी, कई लोगों ने समझाने की कोशिश करी, फाइनली मैक्स बॉर्न ने कहा कि साई जो है उसका वेव फंक्शन है, जो साई स्क्वायर है वेव फंक्शन का, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, पार्टिकल के होने और ना होने की संभावना है वो। मतलब ई आर टी ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को शो करता है, ठीक है। द फंक्शन साई इज समटाइम्स कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। वेव का एम्पलीट्यूड है तो उसको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है, फॉर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। एंड द पोस्टुलेट सजेस्टेड बाय बॉर्न show that quantum mechanical laws and result of their measurements can be interpreted on the basis of probability consideration। तो ये क्या यहाँ पे जो हमारी समस्या आ रही थी इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझा नहीं पा रहे थे, फाइनली मैक्स बॉर्न ने इसको समझाया कि प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन की जो साई है वो पार्टिकल के होने की संभावना को शो करता है, पार्टिकल है या पार्टिकल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है? क्या बज गए? सैटरडे सर। क्या चीज? मैंने टाइम पूछा बेटा, डे थोड़ी पूछा। डे तो सैटरडे ही है आज। ठीक है बच्चों, बाकी का मैं कल करूंगा, ठीक है। आज मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अब। तो ठीक है, मैं आज फिनिश कर रहा हूँ यहीं पे, बाकी कल करेंगे। तो ये कल आप, क्लास है? मैं जब भी लिंक दूंगा आप समझ लेना। क्लास मतलब क्लास जब भी मैं लिंक दूंगा तब आप समझ जाना ये क्लास है, ठीक है। कल संडे है, कल नहीं दूंगा क्लास। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप समझ जाना। लिंक हमेशा सेम रहेगा, लिंक हमेशा सेम रहेगा। मैं टाइमिंग बता दूँ, जब भी अगर वेरी करना होगा या तो टाइमिंग तो आप सब ग्रुप चेक कर लेना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मैं आज क्लास फिनिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।